नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BA की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूपीपीएससी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुल 120 प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर, जो आपके पेपर के तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्टोम के तहत जीन्स की गतिविधियों को बताने वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो दोस्तों किस प्रकार की ऊर्जा जो है यकृत और मांसपेशियों में, मसल्स में जमा होती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित रहती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। नाखून काटते समय हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है, इसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आप बात करें तो नाखून और जो बाल होते हैं वह मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें रक्त का संचार नहीं होता है। इसी कारण उन्हें काटे जाने पर हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों ऑक्टोपस के बारे में आप जानते हैं, तो जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से ऑक्टोपस क्या है? बिल्कुल ठीक, अगर आपको लगता है कि ऑक्टोपस एक मृदु कवची है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है उसमें पाए जाने वाली फ्रैक्टोज शर्करा होती है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, और सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अगर पसंद आता है तब करिए। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो मानव द्वारा पत्थर के बाद सबसे पहले जीवन यापन हेतु तांबे का उपयोग किया गया था। तो जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह भौतिक होगा, रासायनिक होगा या फिर प्राकृतिक या जैविक? बिल्कुल ठीक दोस्तों, जल का वाष्प में परिवर्तन जो है एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है एक भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में कितना मान होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 122 फ़ारेनहाइट। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब जो है कम होता जाता है। इस कारण जो है ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव और पेन के अंदर की स्याही के दबाव की साम्यता जो है वो भंग हो जाती है, जिस कारण पेन के अंदर का स्याही का दाब जो है अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगती है, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सदिश राशि में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से आयतन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में जो है दिशाएं होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए?
बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें दोस्तों तो मुगल शासक अकबर ने 1582 में टोडरमल को दीवाने अशरफ के पद पर नियुक्त किया था। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी दीवाने अशरफ हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अमीर खुसरो क्या थे? बिल्कुल ठीक, अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पीछे वाले प्रश्न से इसका उत्तर मिल सकता है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था, जो 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। याद रखिएगा दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण हो गई थी। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, बात करें तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में एक संवत भी चलाया था जो गुप्त संवत नाम से प्रसिद्ध था। और दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि गुप्त संवत के 56वें वर्ष में सिंहासन रूढ़ हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों के मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर ऑप्शन नंबर सी आपको सही लगता है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बागौर में प्रमाण मिलते हैं पशुपालन के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम संयोजित कीजिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से हमारा मेरठ हत्याकांड जो है वो सबसे पहले कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो मेरठ पर अधिकार यह इसके बाद हुआ था। उसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों है हमारी दिल्ली की घोषणा और चौथे नंबर पर होगा कानपुर पर अधिकार। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है 1423 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1925 काकोरी का कांड कब हुआ था दोस्तों? 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन के क्रांतिकारियों द्वारा खजाने को लूट लिया गया था। और दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष कौन सा था? दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी 1916 हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था?
बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसने जो है 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें कोड की, तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए माने 2 और 4 सही है, क्योंकि किसे किसे चुना गया था दोस्तों, याद रखिएगा, एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को चुना गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, साइमन कमीशन से संबंधित प्रश्न है। दिया गया है कि उनकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है। उनके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, यह बात भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो दोस्तों चारों ही कथन सही है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, 26 जनवरी 1930 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ताम्लुक की जातीय सरकार का, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ताम्लुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, सार्वधिनायक तथा सर्वोच्च नेता था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सतीश चंद्र सामंत, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, आजाद हिंद फौज INA का मुकदमा जो है 1945 में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था और इसीलिए इसे लाल किले के मुकदमे भी के नाम से भी जाना जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों लॉर्ड बेबल जो है बिल्कुल बेबल जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह मुकदमा जो है लॉर्ड बेबल के कार्यकाल, और उनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो 1944 से 1947 तक लॉर्ड बेबल का कार्यकाल था और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान यह मुकदमे चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है और चौथा कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, 104वां संशोधन जो है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबद्ध था। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए दिए गए ऑप्शंस में से कौन से सही है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो उसे 35 वर्ष की उम्र जो है पूरी कर लेना चाहिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा जो है वो सही नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से 73वें संशोधन से संबंधित कौन सा ऑप्शन होना चाहिए?
बिल्कुल ठीक। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति था? और दोस्तों प्रथम करके कई बार पूछ लिया जाता है, प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम गवर्नर और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया है बीवी गिरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर, तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर दिए गए ऑप्शंस में से क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए ऐसे निर्देश राज्यों को दे सकेगा जैसे कि आवश्यक समझे जाए और कर्मचारियों के वेतनों में अस्थायी कमी की जा सकेगी। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बजट एक लेख पत्र है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है और सरकार प्रतिवर्ष अपनी आय व्यय नीति घोषित करती है जिसे बजट कहते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा गुणक होता है वृहद मुद्रा डिवाइडेड बाय आरक्षित मुद्रा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के नाम से दिए गए विकल्पों में से किसे जाना जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अनवरत योजना भारत में लागू की गई किस वर्ष से? अनवरत योजना जो है भारत में लागू की गई है, क्या आप जानते हैं दोस्तों? दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1978 से 79 में भारत में अनवरत योजना लागू की गई थी। तो आपका उत्तर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों यह योजना जो है गुन्नार मेंडल द्वारा प्रतिपादित रोलिंग प्लान पर आधारित थी और अनवरत योजना के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों डॉक्टर गुन्नार मेंडल को माना जाता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। केरल में जो है शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 में सूक्ष्म एवं वित्तीय संस्थाएं मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? दोस्तों अगर बात करें तो 2011 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है मालेगांव समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे और इस समिति का गठन जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अक्टूबर 2010 को वाई एच मालेगांव की अध्यक्षता में किया था। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए तिलहन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों नाफेड जो है दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से कृषि उत्पादकों के विपणन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। तो दोस्तों किस फसल के उत्पादन पर हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा महसूस किया गया था?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो 1966 1967 को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन थे। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ हद तक धान की खेती पर पड़ा था। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा गेहूं के उत्पादन में बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? क्या आप जानते हैं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो उपलब्ध आंकड़े जो कि 2017-18 के हैं, दिए गए ऑप्शंस में से मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो कपास की खेती के लिए अनुकूल है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्म काल। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि समानांतर फसलों का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो समानांतर फसल के अंतर्गत पौधों को बिना हानि पहुंचाए एक नई अतिरिक्त फसल उसी खेत से ली जा सकती है। जैसे दोस्तों गन्ने की फसल में आलू, प्याज और धनिया उगाना, गेहूं के साथ सरसों उगाना, यह जो है समानांतर फसल के उदाहरण हो जाएंगे। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों गेहूं और सरसों जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास जो है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, मृत्तिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो दोस्तों दो ही ऑप्शन है, क्योंकि वे जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसीलिए जो स्मॉल स्केल या फिर टिनी स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना इफ्को है और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के फूलपुर में स्थित है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए फूलपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1991 में इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीतियां बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल दी थी। तो इसीलिए इन्हें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी कि एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा जो है वो भुगतान संतुलन को प्रेजेंट कर रहा होता है, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। स्वच्छ भारत कोष के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, इसका उद्देश्य 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कारपोरेट क्षेत्र से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR के नाम से जानते हैं, फंड और व्यक्तियों व परोपकारी लोगों के योगदान को आकर्षित करना है। दूसरा, इसे सचिव की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद द्वारा प्रशासित किया जाएगा। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो दोस्तों आपको जनसंख्या से संबंधित जो है वो सारी जानकारी बिल्कुल सही से याद होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आप तभी कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है
बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्रम क्या होगा जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो बिहार जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में है। अगर हम बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 1028 व्यक्ति। बात करें केरल की दोस्तों तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पर 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। और चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, 829 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्पेशली आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े जो है वो याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें कुल भूभाग की तो विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भूभाग जो है भारत के पास है। और अगर हम बात करें जनसंख्या की तो 17.5% लगभग जो है कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करता है। तो दोस्तों निकटतम जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.31% टोटल विश्व के पॉपुलेशन का भारत में निवास करता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो शहरों में निवास करता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, याद रखिएगा कि 31.2%, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31.2% जो है वो शहरों में निवास करती है और बचा कितना दोस्तों 68.8% यह जो है ग्रामीण आबादी है भारत में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना और नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति तीनों के आधार पर बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सर्वभोजी के ऊर्जा का सोर्स क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है तो आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण मतलब बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन से या फिर कौन सा लाभ है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम कोड देख लेते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों हमारा पहला और तीसरा सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया है कि केवल 1 और 3 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? बिल्कुल ठीक, चेन्नई में स्थित है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, भूमंडलीय तापन का कारण जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आती है, CH4 माने मीथेन और N2O क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस प्रकार की गैसें आती हैं। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, यह यूनेप तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं और यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो यह तीनों ही सही हो जाएंगे। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी माने 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित वन क्षेत्रों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त क्षेत्रों में से किस में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन है?
दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर तथा औसत तापमान कितना होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बांदीपुर जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा पहला कथन गलत है, तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों केवल दूसरा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों जल्दी से पहाड़ियों को और उससे संबंधित राज्यों का मिलान करके जल्दी से विकल्प बनाइए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारी गारो पहाड़ी जो है यह किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ठीक है, यह मेघालय राज्य में स्थित है, तो पहला कोड हो जाएगा 1। मिरी की बात करें दोस्तों तो यह कहां स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो कोड हो जाएगा हमारा 3। कोल्लई मलाई की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो हमारा कोड हो जाएगा 2। और डालमा की बात करें दोस्तों तो नो डाउट यह झारखंड में स्थित है, तो दोस्तों हमारा सही कोड क्या हो जाएगा? 1324। चलिए दोस्तों अब ऑप्शन को देखते हैं, 1324, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या फिर नदियां हैं? दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की तो दिवांग, कमेंग और लोहित यह तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो है कहां स्थित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो आप तैयारी का स्तर अपना इसी प्रकार जो है मेंटेन करके चलिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण होता है जब? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और इसे ही हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र दे रखे हैं, उत्पादक देश दे रखे हैं, तो जल्दी से मिलान करके बताइए, सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का चयन कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र है वो किस उत्पादक देश से संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें लॉरेंस फ्रांस का जो लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है, मिडलैंड यूके की लौह अयस्क क्षेत्र है, तो मिडलैंड किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? यूके से। बात करें दोस्तों अगर हम किरुना की तो स्वीडन का किरुना, तो यहां से आपका किरुना जो है वो स्वीडन से संबंधित हो जाएगा। और कोस्ताने की बात करें दोस्तों तो कोस्ताने जो है कजाकिस्तान का लौह अयस्क क्षेत्र हो जाएगा, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 4312। चलिए दोस्तों अब ऑप्शन को देखते हैं, 4312। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? क्या आप जानते हैं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, पूर्वी द्वीप समूह का बोर्निया द्वीप जो है वो 3 देशों में विभाजित है, तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों यह राजनीतिक रूप से 3 देशों कौन कौन से? इंडोनेशिया, तो दोस्तों इंडोनेशिया में 73% है, मलेशिया की बात करें तो 26% और तीसरा देश कौन सा? ब्रुनई, जहां पर यह 1% है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
सूची प्रथम तथा सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची पहली और सूची दूसरी आपको दे रखी है और जल्दी से मिलान करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो आलप्स जो पर्वत श्रेणी है या फिर पर्वत का प्रकार है, यह किससे संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, यह हमारा है वलित पर्वत है। तो यहां से पहला कोड हो जाएगा 3। वास जेस की बात करें दोस्तों, जो कि फ्रांस में स्थित है और यह भ्रंसोत पर्वत है। तो यहां से आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। विंध्य की बात करें दोस्तों, तो विंध्य जो है वो भारत में स्थित है और यह अवशिष्ट पर्वत है। तो यहां से आपका कोड हो जाएगा 4। और फ्यूजियामा की बात करें दोस्तों, तो फ्यूजियामा जापान में स्थित है और यह ज्वालामुखी पर्वत है। तो हमारा कोड हो जाएगा 3142। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों आपको परीक्षा में पूरी संभावना है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों किसे पर्वतों का सागर भी कहा जाएगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है और पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो दोस्तों जल्दी से इनमें देखिए कि क्या कनेक्शन है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों स्थल और नदियों का संगम दिया गया है। तो दोस्तों किस स्थल से किस नदी का संगम है, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें देवप्रयाग की तो यह कहां है? बिल्कुल ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है। तो अलकनंदा और भागीरथी इससे संबंधित हो जाएंगी। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों रुद्रप्रयाग की तो रुद्रप्रयाग का संबंध किससे होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग का संबंध है। नंदप्रयाग की बात करें दोस्तों तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संबंध हो जाएगा इससे। तो कोड हो जाएगा हमारा 2, 4। कर्णप्रयाग की बात करें दोस्तों तो अलकनंदा और पिंडार का संबंध हो जाएगा हमारा। और देवप्रयाग तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा। तो हमारा कोड हो जाएगा 2431। 2431। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत और उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है दिए गए ऑप्शंस में से। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें मणिकरण की तो यह हिमाचल के कुल्लू जिला से बिल्कुल ठीक है सही हो जाएगा। ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़े जिले से स्थित है। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह ज्वालामुखी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़े जिले में स्थित है। बाकी अगर हम बात करें अनहोनी तो बिल्कुल ठीक है, यह मध्य प्रदेश में और तप पानी ओडिशा से स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे देने की घोषणा की गई है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। और इस बार यह पुरस्कार जो है मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नबंधुरी को देने की घोषणा की गई है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी अक्कितम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11-12 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के किस ऐतिहासिक शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी? हालांकि अब तो ट्रंप की भी मुलाकात हो चुकी है, तो ट्रंप को भी आपको पढ़ के जाना है। फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया महाबलीपुरम इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में यूएनसीसीडी कॉप 14 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से हमारा भारत जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेजबानी का स्थल दोस्तों नोएडा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, वह कौन सा देश है जिसने वर्ष 2020 में हवाई जहाज के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टैक्स का यूज जो है कम प्रदूषण वाली परिवहन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जनवरी 2019 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कहां स्थापित किया गया? क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न का हल दिए गए ऑप्शंस में से क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भारत की राजधानी नई दिल्ली इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को कब खारिज कर दिया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत द्वारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे हम आरसीईपी को भी के नाम से भी जानते हैं, 11 अक्टूबर 2019 को अस्वीकार कर दिया गया था। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 7 अक्टूबर 2019 को किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की गई है जिससे वह सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया शनि जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगस्त 2019 में 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? बिल्कुल ठीक दोस्तों, बियारित्ज जो कि फ्रांस में स्थित है, यहां पर जो है अगस्त 2019 में 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2019 का आयोजन किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, 16 से 22 मई के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स 2019, इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया था। और किसके मध्य में? बिल्कुल ठीक है, भारत और सिंगापुर के मध्य इसका अभ्यास किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 14 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपा। इस समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अनूप सतपथी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अक्टूबर 2019 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा 190 देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक 63 है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत लगातार तीसरी बार सर्वाधिक बढ़त हासिल करने वाले 10 देशों में शामिल रहा। और व्यापार सुगमता रैंकिंग में भारत की बेहतरी हेतु मुख्यतः 4 कारक व्यवसाय शुरू करना, निर्माण, परमिट और सीमा पार तथा दिवालियेपन का समाधान करना यह रहे थे। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नवंबर 2019 में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो दोस्तों आपको सिर्फ इंडिया के ही करंट अफेयर से नहीं, आसपास के देशों और विश्व के करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी महिंद्रा राजपक्षे हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज 2019 के विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे भारत के रवि प्रकाश को सस्ती और स्वदेशी तौर पर तैयार की गई मिल्क चिलिंग यूनिट के आविष्कार के लिए नवंबर 2019 में ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों रवि प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? दोस्तों अगर हम तब तक देख लेते हैं ए बी सी डी, तो दोस्तों एक आयत तो हमारा हो जाएगा ए बी सी डी, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर हम दोस्तों देखें तो एक आयत हो जाएगा हमारा ए और यहां पर मान लीजिए ई और एफ मान लेते हैं। एक आयत हो जाएगा हमारा ए ई एफ सी
और एक हो जाएगा ई, बी, डी और एफ। तो यहां से दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या जो है वो 3 हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरा शब्द जो है पहले से संबंधित है। तो दोस्तों जिस प्रकार तापमान संबंधित है थर्मामीटर से, उसी प्रकार आर्द्रता का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, जिस प्रकार तापमान का मापन जो है वो थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार आर्द्रता का जो मापन है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आप देखें तो जो पहले अक्षर का जो आखिरी अंक है, अक्षर है, जैसे ए इसमें लास्ट में आ रहा है तो वो सबसे पहले आ गया, सेम जी लास्ट में आया तो पहले आ गया, तो उसी प्रकार एस जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो हमारा सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो बचा कितना 3। तो दोस्तों अब हम क्या देखते हैं, बिल्कुल ठीक, बाकी के अक्षरों में प्रत्येक पद के अक्षरों में +3 किया गया है। जैसे एक्स में जब हम दोस्तों +3 करेंगे तो क्या होगा, Z A B C, तो यहां पर आ जाएंगे। तो x के बाद A, D के बाद G है, J के बाद M है, P के बाद S है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। SVY आ जाएगा हमारा ब्लैंक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें 1 की, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, 3 का क्यूब होगा दोस्तों हमारा 27, 4 का क्यूब होगा दोस्तों हमारा 64, 5 का क्यूब होगा दोस्तों हमारा 125। अब यहाँ पर आना चाहिए 6 का क्यूब। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, बिल्कुल ठीक है 214। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की सूची में से भिन्न शब्द का चयन करें। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक ऐसा है जो बाकी सबसे अलग हो जाएगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए शब्दों के अनुसार अनसुना करना, परिहार, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना, अवहेलना एक नकारात्मक प्रवृत्ति के बोध कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, यह नेगेटिव वर्ड है, जबकि पहचानना जो दे रखा है यह जो है कैसा है, इससे स्पष्ट और सकारात्मक प्रवृत्ति का बोध होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह जो है बाकी सबसे अलग होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों राधा जो है विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। तो दोस्तों राधा को जाना है विद्यालय, वह अपने घर से निकलती है, वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो दोस्तों राधा जो है वो कहां से अपने घर से निकली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दी। तो मान लीजिए राधा यह 4 किलोमीटर चल दी है, उसके बाद क्या किया, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, तो दोस्तों 90 डिग्री वामावर्त मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ गई है और 3 किलोमीटर ऊपर जाती है। तो दोस्तों 4 किलोमीटर पहले चली है, 3 किलोमीटर अब चल दी है, ठीक है, चलकर अपने विद्यालय पहुंची है। तो दोस्तों यहां से यह चली और यहां पर पहुंच गई। उसी दिन सुबह उसी के घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। तो दोस्तों रमन जो है वो 6 किलोमीटर गया है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण जो है इस समय नीचे होगा, कितना गया है दोस्तों 6 किलोमीटर रमन गया है। फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर, तो दोस्तों यहां से यह मुड़ा है दाहिनी ओर अपने, और कितना गया है दोस्तों 8 किलोमीटर चल के वह अपने कॉलेज पहुंच गया है। तो दोस्तों पूछा क्या गया है कि राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों आपसे दूरी क्या पूछी गई है, आपसे ये वाली दूरी पूछी गई है, और अच्छी बात यह है कि दोनों जगह जो है वो समकोण बन रहा है। तो दोस्तों समकोण में हमें पता है कि विकर्ण का स्क्वायर जो है वो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों हमें बस भुजा प्राप्त करनी है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर ये 3 किलोमीटर है और यह 6 किलोमीटर है, तो इसे भी हम अगर सीधा लेके आएंगे तो ये भी 6 हो जाएगी। तो 6 और 3 मिलकर इस वाली भुजा की हो जाएगी लंबाई दोस्तों 9, और इस वाली भुजा की लंबाई हमें पता है कितनी है दोस्तों 8, तो उसका भाई चला है और 4 चली है राधा, तो 8 और 4 12 हो जाएगी। तो दोस्तों एक भुजा की लंबाई हो जाएगी हमारी 9,
और दूसरे की क्या लंबाई हो जाएगी दोस्तों 12। तो कुछ नहीं करना है हमें, 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 225। और ये हमारा विकर्ण है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भुजाओं का स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि x स्क्वायर बराबर 225 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर। तो यहां से दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि a@b का अर्थ है कि a जो है b की बहन है, तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो हम इस प्रश्न को यहां से शुरू करते हैं, p स्टार q। तो दोस्तों स्टार का संबंध देखते हैं कि क्या है कि यदि a स्टार b का अर्थ है कि a जो है b का पिता है, तो दोस्तों p स्टार q का क्या मतलब होगा कि p जो है वो q का पिता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं q@r। तो दोस्तों a@b का अर्थ है कि a जो है b की बहन है, तो यहां पर q@r है, तो q की बहन कौन हो जाएगी दोस्तों, q की बहन हो जाएगी r। P जो है हमने पहले ही बता रखा कि P जो है पिताजी है, और लास्ट में क्या लिखा R#S। तो दोस्तों अब हम हैश वाला देखते हैं कि A#B का अर्थ है कि A B की माता है, तो दोस्तों R की माता हो जाएगी कौन, बिल्कुल ठीक है, माता हो जाएगी S। तो पूछा क्या गया है कि अर्थ क्या है इसका। तो दोस्तों संबंध से स्पष्ट है कि P जो है S के दादा या नाना होंगे, जो P है वो दादा या नाना होंगे किसके, S के। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि P जो है वो दादा है, उनके पुत्र है Q, Q की बहन है R और R का बेटा है S। तो यहां से P जो है S के दादा या नाना हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विकल्पों में से दिया गया कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित को उचित रूप से दर्शाता है। सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक हैं। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं, दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यह तो रहे हमारे लड़के, और क्या देखा है सभी लड़के जो है विद्यार्थी हैं, तो ये रहा हमारे विद्यार्थी और लड़के अंदर, और सभी लड़के विद्यार्थी हैं इसीलिए इसके अंदर आ जाएगा। अब क्या दे रखा है दोस्तों कि कुछ लड़के जो है वो नर्तक हैं, तो दोस्तों ये रहा हमारा नर्तक और कुछ लड़के जो है वो नर्तक हैं, तो इसीलिए यह वाला जो है वेन आग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि रिक्त स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों सिंपल है, 6 + 1 तो आ गया 7, 4 और 2 तो आ गया 6, और 7 और 5 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी मतलब 12 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। स्थान और स्मारक या फिर भग्नावशेष जो है वो आपको दे रखे हैं, किसका संबंध किससे है बस यही हमें बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्थान कौशाम्बी की, तो यह घोषिताराम मठ से संबंधित है। कुशीनगर की बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि रामाभर स्तूप कुशीनगर में। सारनाथ की बात करें दोस्तों तो धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में है, और श्रावस्ती की बात करें दोस्तों तो सहत महत जो है वो श्रावस्ती से संबंधित है। तो यहां से आपका कोड क्या हो जाएगा 2 3 1 4। चलिए दोस्तों कोड को देख लेते हैं, 2 3 1 4। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। क्या आप जानते हैं दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का जो मुख्यालय है कानपुर में स्थित है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जा सकता है वह पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी नवाब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।
बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऊपरी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला की साक्षरता दर क्या थी? क्या आप जानते हैं दोस्तों? दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या है? और दोस्तों पेपर हो रहा है खंड शिक्षा अधिकारी का, तो सिर्फ 2011 की जनगणना से काम नहीं चलने वाला है, आपको 2001 की भी जनगणना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण आंकड़े पता होने चाहिए। फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42.98% महिलाएं जो है 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर थी उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 21 बार प्रयोग होगा 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्या में 1 का। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, आपको जल्दी से विचार करके बताएं। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों आरोही क्रम में लिखने से पहले हम क्या करते हैं, 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा? 0.66 मिल जाएगा हमें। 4/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 0.8। उसके बाद अगर हम 1/2 को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें 1/2 को सॉल्व करने पर मिलता है दोस्तों 0.5 मिलेगा। और अगर हम 3/8 को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3/8 को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों? करके देखते हैं। तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 3 बार जाएगा 375। तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, तो बिल्कुल ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा हमारा 3/8। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू है 0.5। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा 2/3 क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 0.66। और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? 4/5। तो हमारा सही क्रम क्या होगा? 3 1 2 4 ऊपर आ जाएगा। तो बस यही हमारा क्रम होगा, 3 1 2 4 हमारा ऊपर था, 3 1 2 4। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों x प्लस y का 20% किसके बराबर है? x माइनस वाई के 50%। तो x इज टू वाई किसके बराबर होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम इससे इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई और 20% और किसके बराबर है? x माइनस वाई 50%। तो दोस्तों यहां पर हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x 20 की जगह में कर रहा हूं सीधे 2 से मल्टीप्लाई। तो बराबर कितना आ जाएगा? नीचे का नीचे 100 100 कट जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाएगा 5x माइनस 5y। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 5x माइनस 5y। तो दोस्तों 2x और उधर कितना था? 5x। तो 2 में से 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 3x, और y था 5y और इधर था माइनस का 2y। तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 7y। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम कि हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? x/y करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, 7:3 आ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो दोस्तों मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 1 रुपया है, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 रुपया। और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इन 10 वस्तुओं को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? 11 रुपए में बेच रहे हैं। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, पता क्या करना है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो दोस्तों 1/10 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा हमारा 10। तो 10% का लाभ होगा। इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं कि 10 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी और उसे बेच दिया है 11 रुपए में, तो आपको कितने का फायदा हुआ है? तो सीधा सीधा है 10% का फायदा हुआ है हमें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अमित ने 30,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद राहुल उस व्यापार में शामिल हो गया और उसने 20,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में मुनाफे को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। राहुल उस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी, राहुल जो है वो 3 महीने बाद शामिल होगा उस व्यापार में। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
दोस्तों राम, श्याम और हनी एक कार्य को क्रमशः 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि वे मिलकर उस कार्य को करें और 7,800 रुपए कमाते हैं तब राम को क्या धनराशि मिलेगी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको ऑप्शन आना चाहिए 3,600। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए जो है 20 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं, तो 3 गुना करने के लिए कितना समय लगेगा? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे पास रुपए थे 100 और सरल ब्याज की दर से यह कितने साल में दोगुना होते हैं? दोस्तों यह 20 वर्ष में हो जाते हैं 200। अब हमें कितने करने हैं? 3 गुना 300 करना है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं आप ये ना समझिएगा कि पहले हो गए थे 20 में तो अब खाली आने वाले 10 वर्षों में ही वे डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर साधारण ब्याज की बात हो रही है तो समय उतना ही लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 40 वर्ष का समय लगेगा उस राशि को 3 गुना होने में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। 3 संख्या है x, y और z, औसत क्या है x, y, तब z किसके बराबर होगा? तो दोस्तों हमारा औसत का फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, और यह किसके बराबर है दोस्तों? x y के। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 यहां पर आ जाएगा तो 3xy हो जाएगा। दोस्तों फिर क्या करना है हमें? तो क्या आ जाएगा हमारा z बराबर क्या आ जाएगा? z को यही रखते हैं हम दोस्तों, 3xy माइनस x और माइनस y। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? क्या आप जानते हैं? दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और वह व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। और दोस्तों सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी हमारी? सापेक्ष चाल में मतलब अब रेलगाड़ी की जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी 40 में से 25 चले जाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों? 15। और कितना समय लगाती है दोस्तों? लगाती है समय 48 सेकेंड। तो दोस्तों हम जब घंटा किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में चेंज करते हैं तो 5 से गुणा करेंगे और 18 से डिवाइड कर देंगे, और समय पूछा गया है दोस्तों तो बराबर हो जाएगा L बटे 48 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? L बराबर आ जाएगा 200 मीटर। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु H है, त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र P है, तब AP किसके बराबर होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट जो है पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो और लगा हो कि आपकी तैयारी में यह वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पेपर में हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में हम आपको और भी अच्छा कंटेंट जो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल हो सके वह प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए अपने चैनल BSc की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।